हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। तो ये सुपर फोर का एक धमाकेदार मैच था, जहां पर टीम इंडिया अगर ये मैच जीतती तो वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करती, और कुछ ऐसा ही हुआ है इस मैच में। टीम इंडिया अभी तक अनबीटेन रही है और इकलौती ऐसी टीम है जो अभी तक अनबीटेन है एशिया कप में, और वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। कल बांग्लादेश का मैच पाकिस्तान के साथ है, वो एक वर्चुअल सेमीफाइनल बन चुका है। जो वो मैच टीम जीतेगी वो इंडिया के साथ संडे को फाइनल में भिड़ेगी। अब देखना मजेदार बात यह है कि बांग्लादेश आती है या पाकिस्तान आती है, बट आज के मैच में एनालिसिस करेंगे। बांग्लादेश ने आज टॉस जीता, उनके जो रेगुलर कैप्टन थे आपके लिटन कुमार दास को इंजरी हुई थी नेट में प्रैक्टिस करते हुए, तो उनकी जगह पर आज जाकिर अली कैप्टनसी का भार संभाले, और कैप्टनसी और विकेट कीपिंग दोनों जाकिर अली लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट थे लिटन कुमार दास के। और टॉस जीत करके उन्होंने फैसला किया कि हम फर्स्ट बॉलिंग करेंगे, और उनका जो इरादा था बांग्लादेश का कि इंडिया को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे 160, 170, 180 के आसपास, और फिर हम चेस के लिए जाएंगे, क्योंकि लास्ट मैच में भी हमने देखा था श्रीलंका के साथ उन्होंने चेस करते हुए वो मैच आराम से जीता था। शायद इतने ही रन थे 168, 169 का, और उसको वो आसानी से चेस कर पाए थे क्योंकि स्टार्टिंग उनको ऊपर अच्छी मिल गई थी। तो उनका भी सोच यही था कि हम इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करें, बट उनके जो सोच को सबसे पहले आत्मघाती हमला मिला जब इंडिया ने धमाकेदार शुरुआत की। अपने ओपनिंग प्लेयर्स ने अभिषेक शर्मा और आपके शुभमन गिल ने। शुभमन गिल अच्छा खेल रहे थे, बट टू मच एग्रेसिव होने के कारण वो उतने लंबे समय तक नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी वो 20-25 रन जो उन्होंने बनाया वो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया था। एक समय पे वो अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक रेट के मामले में ऊपर चल रहे थे उनसे, और काफी तेज खेल रहे थे। अब मुझे याद है अभिषेक शर्मा 9 बॉल पे शायद 9 या 10 रन के आसपास थे। उसके बाद वहां से अभिषेक शर्मा ने जो पिकअप किया और सीधा वो 37 बॉल पर 75 रन की इनिंग खेली। बहुत सारे लोग आज एक्सपेक्ट करते कि अभिषेक शर्मा ज्यादा स्कोर नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। देखो, क्रिकेट ना मुंह से नहीं खेली जाती है, परफॉर्मेंस से खेली जाती है। आपका क्या परफॉर्मेंस है, क्या आपका फॉर्म किस तरीके से लगा हुआ है, उस पर डिपेंड करती है। अगर फॉर्म अच्छा है आप हर दिन चलोगे यार। एक आध दिन बैड लक या बैड परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन आप कंसिस्टेंसी आपकी जो होती है ना वो बरकरार रहती है क्रिकेट में। तो वही काम अभिषेक शर्मा ने किया। फॉर्म थी उनके पास, उसी फ्लो में खेला, उसी अंदाज में खेला, और मैच को अपने गिरफ्त में रखा। और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया ये आराम से 200, 200, सवा 200 तक लेकर के जाएगी। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे दुबई पे पिचेस पे आप फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा खेलते हो। मतलब टीम इंडिया शायद 100 रन के आसपास 2 विकेट के नुकसान पर थी 10 ओवर में 94 रन। फिर 10.1 पहले ही बॉल पे अभिषेक शर्मा ने छक्का लगाया और टीम का स्कोर हुआ 100 रन। तो 10.1 ओवर में 100 रन था, और उसके बाद पूरी टीम स्ट्रगल की है वहां से। और अभिषेक शर्मा जो 75 रन जिन्होंने बनाया था, मेरे ख्याल से तकरीबन वो 6 चौके और 5 छक्के उन्होंने लगाए अपने 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 इस इनिंग में, जो कि एक से एक बढ़कर और एक से एक तूफानी छक्के थे। और शॉट भी उनका धमाकेदार थी, ऑल्दो वो रिस्क टेकिंग कर रहे थे। लेकिन जो आज मुझे उनके गेम में एक चीज दिखाई दी ना, वो कि वो हवा में भी खेल रहा होता था ना, तो वो उस जगह पे खेल रहा होता जहां प्लेयर्स नहीं है, तो वो गैप्स को आइडेंटिफाई करता था। ये सबसे बड़ा कला है। ये कला मैं क्रिकेट वर्ल्ड में ना ये क्या नाम है, एबी डिविलियर्स को देखा करता था, क्योंकि एबी डिविलियर्स बहुत ही रिस्की शॉट्स खेलता था। तो मैं ये सोचता था कि यार ये इतने रिस्की शॉट्स खेल कैसे लेता। तब मुझे, जब मैंने एक बार उसके ग्राउंड पे जा करके मैच देखा, तो वो रिस्की शॉट्स एबी डिविलियर्स उसी जगह पे ले रहा था जहां पे प्लेयर्स फील्डर्स नहीं है, ताकि अगर वो एज भी लगे और उठ जाए या खड़ी हो जाए बॉल, तो वहां पर कोई फील्डर ना हो उसे कैच करने के लिए। तो ये सोच दिखाता है। वही चीज आज अभिषेक शर्मा कर रहा था। वो जो निकल निकल करके आड़े तिरछे शॉट्स लगा रहा था, क्योंकि थर्ड मैन को उसने पास बुला रखा था और आगे ले रखा था, तो इसीलिए शॉर्ट थर्ड मैन था वो, तो इसीलिए वो पूरा कट करता था। बॉल एज ले भी लेती थी तो भी वो छक्का जाता था। टाइमिंग सही नहीं होती थी तब भी वो बाउंड्री से 2 मीटर 4 मीटर पहले गिरता था, वहां पे कोई प्लेयर्स ही नहीं होता था। तो ये जो उसका उसने जो ब्रेन यूज किया है, जो उसने आज स्किल यूज किया ना, वो मतलब कमाल था वो। और अभिषेक शर्मा जो जिस तरीके से वो प्लेयर बनकर आ रहा है या निकल करके आ रहा है ना, ही इज सम टैलेंट यार।
मतलब उसके जैसा मैं अभी वर्ल्ड क्रिकेट में मैंने अभी तक उस तरीके का प्लेयर नहीं देखा है। ट्रेविस हेड जरूर है, लेकिन ट्रेविस हेड भी इस तरीके से इनिंग नहीं खेलता है। सो मच कंस्ट्रक्टिव, सो मच डिस्ट्रक्टिव, मतलब दोनों है उसके पास, कंस्ट्रक्शन भी और डिस्ट्रक्शन भी। कंस्ट्रक्ट करता है और फिर वो ताबड़तोड़ और पूरी टीम को उसने रप्चर करके रख दिया। शुभमन गिल 19 बॉल पे 29 रन बनाए, 2 चौके और 1 छक्के लगाया उन्होंने। और जो इंडिया के फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप थी वो थे 77 रन की, 6 ओवर 2 बॉल पे। मतलब 6 ओवर में टीम इंडिया 70 रन के पार क्रॉस कर चुकी थी। ये वही स्कोर है जब टीम इंडिया स्टार्टिंग के 3 ओवर में शायद 17 या 18 पे खेल रही थी। वहां से वो पिकअप करके 55-60 रन लेकर के जाते हैं और अगले 3 ओवर में। और वहां से जो मोमेंटम कैरी हुआ ना, उसके बाद टीम इंडिया पीछे मुड़कर नहीं देखी। लेकिन 100 रन के आसपास जब इंडिया की तीसरी विकेट गिरी आपके अभिषेक शर्मा के तौर पे 112 रनों पे, तो 112 रनों पे जब तीसरी विकेट गिरी ना, वहां से फिर मोमेंटम इंडिया टीम लूज करती है और उसके बाद लाइन लग जाती है विकेटों की। 129 पे 5 हो जाते हैं। 129 पे 5। यहां पर अब हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल आते हैं, वो इनिंग को थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हार्दिक पांड्या की कैमियो भी आती है 39 रनों की आसपास की, और वहां से टीम इंडिया 168 तक जाती है। लास्ट के जो 2 ओवर्स थे उसमें शायद 12 या 13 रन ही स्कोर हुए थे। 155 156 पे मेरे ख्याल से 18वें ओवर पे हम पहुंच चुके थे, और उसके बाद सिर्फ 12-13 रन बने। लास्ट के 2 ओवर में बांग्लादेश ने अच्छी कमबैक किया, और टीम इंडिया जितने रनों पर वो चाहते थे ना रिस्ट्रिक्ट करना, उतने रनों पर वो उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन गलती क्या हुई कि वो इंडियन बॉलर्स को पाकिस्तान के बॉलर्स और श्रीलंका के बॉलर्स की तरह समझे कि ये यहां पे हम चेस कर पाएंगे। लेकिन जब चेज स्टार्ट होती है, बांग्लादेश को फर्स्ट जो मेरे को यहां पे सबसे पॉजिटिव नजर आता है वो ये कि जसप्रीत बुमराह का फॉर्म में यहां पर दिखता है। मतलब भले उसने 2 ही विकेट लिए हों, एक उसने सैफ का विकेट लिया जो 69 रन जिन्होंने हाईएस्ट रन, वो भी लास्ट में, और एक उन्होंने फर्स्ट जो उनके ओपनर थे उनका विकेट लिया उसने। तो जिस तरीके से बॉल ग्रिप कर रही थी, उनकी जो स्विंग मिल रहा था, और जो बॉल वो डाल रहे थे, जिस 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 तरीके से बॉल उनकी लहराती है ना, उस तरीके से वो लहराना आज दिखा है। और बहुत रेयर ओकेजन होता है कि बुमराह 4 ओवर गेंद डालें और विकेट ना ले, 40-45 रन दे दें। वो चीज आज देखने को नहीं मिली। बहुत ही जबरदस्त वापसी थी बुमराह की। मैं देखो, टीम भले बांग्लादेश छोटी हो या बड़ी हो, जैसी भी हो, लेकिन बॉलर्स अगर रिदम में है ना तो वो दिखता है उसका। तो वो रिदम आज दिखा है जसप्रीत बुमराह का, कि वो एक वापसी है और वो एक थ्रेटनिंग अलार्म है फॉर अदर टीम। मैं अभी भी चाह रहा हूं ना कि सूर्य कुमार यादव जसप्रीत बुमराह का उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जसप्रीत बुमराह को आप 2 ओवर दो, स्टार्टिंग में सिर्फ 2 ओवर, और 2 ओवर उसके बचा के रखो, ताकि अगर बीच में अगर पार्टनरशिप लग जाए ना तो वहां पर आप लेकर के आ सकते हो उसको। यहां पे टीम इंडिया गलती ये करी कि उनको 3 ओवर स्टार्टिंग में करा दे रहे हैं और सिर्फ 1 ओवर बच रहा है, और वो आप 1 ओवर 18वां या 19वां पे यूज कर सकते हो। नहीं तो आप स्टार्ट मतलब बीच में आप नहीं यूज कर पाओगे उसको। तो आपको एक ऑप्शन देना पड़ेगा। मेरा ख्याल यह है कि जसप्रीत बुमराह को आप 1 ओवर या मैक्सिमम 2 ओवर आप स्टार्टिंग में करवाओ, उसके ओवर्स बचा के रखो। एक जो प्रेशर होता है ना सामने वाली टीम का कि जसप्रीत बुमराह के 2 या 3 ओवर बाकी हैं, उस पर रन कैसे बनाएंगे, उस पर चार्ज कैसे लेंगे, वो प्रेशर ही आपको अगले प्लेयर्स के अगेंस्ट पे विकेट दिलवाएगा। ये छोटे मोटे मतलब थोड़े से टैक्टिकल चीजें हैं जो कि सूर्य कुमार यादव को यूज करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपके रोहित शर्मा रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट में बुमराह को यूज करते हैं, कि पावर प्ले में वो 1 ओवर देते हैं और उसके बाद 12वें ओवर या 13वें ओवर में वो लेकर के आते हैं उसको, और 3 ओवर अगर स्ट्रेट फेंकने हैं 15वां या 14वां ओवर से वो वहां से करवाते हैं और सामने वाली टीम चुप कर जाती है। क्योंकि यॉर्कर्स अब पड़ रहे हैं, यॉर्कर्स अब लग रहे हैं, बॉल में स्विंग भी हो रही है, पैड्स पे अब बॉल ज्यादा फिनिश हो रही है उनकी। भले वो डाउन द विकेट जा रही हो या आउट नहीं मिल रहा हो, लेकिन वो रिदम दिख रही है। तो यहां पर सूर्य कुमार यादव को एक चीज यहां पर करनी होगी। देखो, पहला ओवर आप करवाओ नो डाउट हार्दिक पांड्या से, दूसरा ओवर आप डलवाओ तो आप किसी स्पिनर को आप ले आओ, या तो आप अक्षर पटेल से 1 ओवर वहां पे निकलवा लो, 2 ओवर आपके वहां पे हो गए, तीसरा ओवर फिर आप हार्दिक पांड्या को दो, चौथा आप दो बुमराह को, पांचवा आप फिर हार्दिक से करवाओ।
और छठवां फिर आप अक्षर से करवा लो, तो आपके 2 ओवर, बुमराह के 3 ओवर बच जाएंगे और अक्षर का भी आप यूज कर पाओगे। उसके बाद जैसे ही पावर प्ले खत्म हो, इन टैंडम आप लेकर आओ कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को 4-4 8 ओवर के लिए। तो 6 ओवर प्लस 8 ओवर, 14 ओवर आपके खत्म हो गए। 14वें ओवर पे अगर मतलब इस पे अगर पार्टनरशिप लगती है, ये जो 8 ओवर चलेंगे सूर्य सॉरी वरुण चक्रवर्ती के और आपके कुलदीप के, इसमें अगर पार्टनरशिप लग जाती है तो बीच में फिर बुमराह को आप ले आओ। नहीं लगती है, विकेट मिलते जा रहे हैं रेगुलर इंटरवल पे, आप बुमराह को साइड पे रखो। फिर 14 ओवर कंप्लीट हो गए हैं आपके। अब आपके पास 3 ओवर, 6 ओवर बचे, 6 में से 3 अगर बुमराह डालता है, एक आपका हार्दिक डालता है 4, और 2 में से एक आप अक्षर से डलवा लो या एक आप दुबे से डलवा लो, या बीच में आप अभिषेक से डलवा लो, या बीच में आप तिलक से डलवा लो। ये इस तरीके से रोटेशन ऑफ द बॉलर्स करोगे तो जसप्रीत बुमराह के आगे इर्द गिर्द अगर बॉलर्स रहेंगे ना, तो वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा से देंगे, क्योंकि उनको पता रहेगा कि अगर मेरे पे अगर किसी ने अटैक भी किया या चार्ज लिया तो 1 ओवर जस्सी आएगा और वो किसी ने मान लो 1 ओवर में 17-18 रन फेंक दिए, ठीक है। अब जसप्रीत बुमराह वहां पे आता है और अगले ओवर में 2 रन या 3 रन देता है, तो 16 रन भी अगर वो खाया हुआ होगा ना, तो 19 पहुंचेगा 2 ओवर में। रन रेट जो है वो अगर 16 रन पड़ने के बाद इतना चला गया, तो अगर अगला ओवर 2 या 3 आता है तो फिर रन रेट आपका यहां पे आ जाएगा। इस तरीके से प्लेयर्स और टीम को चोक किया जाता है। ये चीज सीखना होगा सूर्या भाव को। दूसरी चीज आते हैं टीम इंडिया की, जो यहां पर मिस्टेक्स हुई हैं आज की जीत के ऊपर। 40 रन की जीत है, बड़ी बड़ी जीत है, टीम इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल के लिए, लेकिन इसमें आपकी खामियां छुप जाती हैं। एक, मिडिल ऑर्डर आपका स्ट्रगल कर रहा है फिनिश नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से स्टार्ट मिल रहा है हमें। अगर फाइनल के दिन अगर हमारी फर्स्ट बैटिंग आ जाती है, तो वहां पर हम 160-170 रन अगर हमको डिफेंड करना पड़े, तो हर दिन ये डिफेंड करना इतना आसान नहीं होगा। ड्यू का भी फैक्टर है, ड्यू अगर आ गया, बॉल ग्रिप नहीं हो रही स्पिनर्स का, तो वहां पर आप पूरे निगेट हो जाओगे, क्योंकि आप सिर्फ एक पेसर के साथ जा रहे हो और वो है जस्सी। स्पिनर्स का ग्रिप नहीं होना आपको मैच में आधा कर देगा। तो इसीलिए आप कोशिश ये करो कि मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन है ना, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले। मेरा नाराजगी यहां पर स्ट्रेट अवे सूर्य कुमार यादव के ऊपर है, टीम मैनेजमेंट के ऊपर है, कि संजू सैमसन को आप चौथा, अगर सूर्य कुमार यादव उस लय में नजर नहीं आ रहे हैं ना, तो सूर्य कुमार यादव का पोजीशन आप 5 पे कर दो, 4 पे आप संजू को करो, और संजू को एक रोल दो कि भाई आप उसी तरीके से अंदाज से खेलोगे जिस तरीके से हम चाहते हैं खेलना, तेज खेलना है आपको। सूर्य कुमार यादव 5 पे आ जाए, तिलक 6 पे हो जाए, 7 पे आपका अगर 3 पे दुबे 4 है तो 7 पे आपका कोई भी आ जाए, हार्दिक आ जाए, 8वें पे अक्षर आ जाए, तो ये बैलेंस टीम आउट हो जाएगी। और आपके पास 3 नीचे फिनिशर का रोल अच्छा करने वाले हो जाएंगे, अक्षर हो जाएगा, हार्दिक हो जाएगा और सूर्य कुमार यादव हो जाएगा। दुबे को आप थर्ड पे ले लो, या फिर संजू सैमसन को आप थर्ड पे भेज दो। संजू को आप इतना नीचे रखोगे, कोई यूज नहीं है उसका। फिर जस्ट उसको आप खिला रहे हो और उसको आप मौका दे रहे हो, दैट्स इट। मतलब टीम इंडिया में खेलने के लिए वो जगह पाना, देखो वो जगह मुझे लग रहा है आगे चल करके ना वो ऋषभ पंत को मिलने वाली है, इसीलिए ये सारा कुछ रोल प्ले कराया जा रहा है। जब आपको किसी को डिस्टर्ब करना होता है तो आप इसी तरीके से करते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर संजू को आपको यूज करना है ना, कल क्योंकि ऋषभ पंत का एक चीज है कि वो कभी भी इंजर्ड हो जाता है आईसीसी बड़े इवेंट्स में, और पूरा टीम का कॉम्बिनेशन खराब कर देता है। तो वहां पर आपको प्लेयर्स चाहिए होंगे, और संजू उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नजर आता है। तो संजू को आप अलग बिल्कुल मत करो, आप उसको रोल दे दो कि भाई तुम मेरे तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर मैक्सिमम, और तुम्हारा ये काम होगा कि आप 1 2 3 4 बॉल आप रोको, उसके बाद आप हिटिंग पे आ जाओ। क्योंकि संजू स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, संजू पेसर्स को भी उतना अच्छे से खेलता है, बट उसका जो क्लैरिटी है ना, कि उसको क्लैरिटी आपको देना पड़ेगा। जैसे ओपनिंग में उसको क्लैरिटी बिल्कुल थी कि मुझे जाना है और टेम्पो को मेंटेन रखना है, तो वहां पर भी अगर उसको सेकंड डाउन पे अगर उसको क्लैरिटी मिल जाए किस तरीके से बैटिंग करना है, वो कर लेगा। इतनी उसमें गेम अवेयरनेस और सेंसिबिलिटी है। हिटिंग के लिए आपके पास ऑलरेडी है यार, शिवम दुबे है, हार्दिक पांड्या है, उसके बाद आपके पास अक्षर पटेल है, ये 3 लोग हिटिंग के लिए आ जाएंगे।
पारी संभालने के लिए फिर आपके पास तिलक वर्मा है। सूर्या को आप जैसा मर्जी यूज कर लो, अगर तेज खेलना चाहिए तो तेज खेल लेगा, अगर रोक के खेलना है तो रोक के खेल लेगा। तो इस तरीके से आपको टीम कॉम्बिनेशन बनाना होगा, टीम कॉम्बिनेशन बनेगी तब जाकर के आप अच्छे से फाइनल जीत पाओगे। फाइनल देखो इंडिया, इसमें कोई डाउट ही नहीं था कभी भी कि इंडिया टीम फाइनल जाएगी या नहीं जाएगी। डाउट ये था कि टीम इंडिया के साथ फाइनल कौन आएगी। अब या तो बांग्लादेश आएगी या पाकिस्तान आएगी। बांग्लादेश के साथ थोड़ी जाती मुझे लग रही है कि उनको 2 मैच कंटिन्यूअस खेलना है। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस खेलना है, ये करना है, वो करना है। देखो शेड्यूल जब बनता है ना, तो आज से 4 महीना पहले बन जाता है वो। ठीक है, तो ये पहले ही बना हुआ है, पहले ही से तय है कि उस ग्रुप में जो भी बी ग्रुप होगा तो B2 जो होगा वो इस तरीके से मैच खेलेगा, B1 जो होगा वो इस तरीके से खेलेगा। इसमें कोई शिकायत की बात नहीं। अरे माइंडसेट का बात है यार। अब अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको तो 5 दिन क्रिकेट कंटिन्यू खेलना है। आप कहीं कितनी बार होता है कि आप 3 दिन कंटिन्यूअस फील्डिंग करते हो, 90-90 ओवर के लिए फील्डिंग कर रहे हो आप। ठीक है, उसमें आपको 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे का ब्रेक मिल रहा है, टी का हो गया, उसका लंच का हो गया, लेकिन T20 क्रिकेट होता ही कितना है यार, 20 ओवर का तो मैच है। उसमें से भी 20 ओवर आप बैटिंग करोगे और 20 ओवर आप फील्डिंग करोगे। इतना कुछ टू मच नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक 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 माइंडसेट की बात है कि आप उसको कैसे लेते हो। अगले मैच के लिए लिटन कुमार दास को वापस आना होगा, मेहदी हसन को वापस आना होगा, और 1-2 प्लेयर्स बांग्लादेश को लेकर के आना होगा। जो जो गैप दिखा है ना कि बांग्लादेश एक समय पे ऐसा लग रहा था कि चेस के लिए जा रहे हैं, लेकिन मतलब दूसरा और तीसरा विकेट तक बांग्लादेश इस रेस में थी। लेकिन जैसे ही उनके तौहीद हृदय आउट हुए, जो उसका मेन टीम प्लेयर लग रहा था मेरे को, जो सिंगल डबल रोटेट करता है और तेजी से भी इनिंग खेल लेता है। जाकिर अली तो मेरे को हमेशा फ्रॉड ही लगा है, बांग्लादेश का फ्रॉड है वो। जाकिर अली हो गया, मुस्तफिजुर बॉलिंग आज अच्छा किया है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट रहती है ना उससे कि भाई वो 4 विकेट 3 विकेट लेकर के दे, वो बॉलर अभी तक नहीं बन पाया है। स्टार्टिंग जब उसने अपने कैरियर का किया था तो 5 विकेट हॉल 4 विकेट हॉल इस तरीके से लेता था वो। और इस ऐसे प्लेयर से आप ऐसे ही उम्मीद करते हो। लुक एट कुलदीप यादव, 3 विकेट आज लिया उसने। इतने कैच छूटे हमारे, हमने आज भी 5 कैच छोड़े। कुलदीप यादव ने 3 लिया, वरुण ने 2 लिया, 2 जस्सी ने लिया, 3 2 5 2 7 हो गए। उसके बाद एक तिलक ने ले लिया, 8 हो गए। एक शायद रनआउट हुआ है जाकिर अली। तो इस तरीके से हमारी कॉम्बिनेशन चल रही है। तो बांग्लादेश को यहां पर इंप्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान जीते कल का मैच, और इंडिया और पाकिस्तान के फाइनल में भिड़ंत हो, तो रोमांच बनता है, थोड़ा थोड़ा सा एग्रेसिवनेस आता है, थोड़ा सा मैच का मजा जो होता है ना दुगना हो जाता है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि वो पाकिस्तान आए और साबित करके आए कि भाई हम एशिया की नंबर 2 टीम है। ठीक है, कॉमेडी करके नहीं कि हाँ हाँ भाई कौन है नंबर 1 कौन है नंबर 2, कुछ भी नहीं। आप साबित करो ना, आप मैच जीतो, अच्छे मार्जिन से जीतो, और साबित करने के बाद आप आओ कि हाँ भाई हम, आप अगर एशिया के नंबर 1 टीम है तो हम नंबर 2 है और हम फाइनल खेलने जा रहे हैं। किसी के दुआ रहम करम से नहीं कि हाँ वो अच्छा खेल दे या बारिश हो जाए या नेट रन रेट सुधर जाए। इस बार आप अपने काबिलियत के दम पर आओ। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे कल अच्छे से कि बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान का मैच क्या होगा। आज का हम बात करते हैं कि टीम इंडिया के फ्लॉस क्या क्या है। टीम इंडिया की सबसे बड़ी जो फ्लॉस थी वो है फील्डिंग। मैं मानता हूं कि दुबई की जो पिच है, दुबई की जो लाइट्स है, वो नॉर्मल लाइट्स नहीं है जो आप और ग्राउंडों पे देखते हैं। इसीलिए वो कभी कभी ना साइड पे होती नहीं है, पिक नहीं हो पाता है और कैचेस छूटते हैं। इतनी बुरी टीम इंडिया की फील्डिंग कभी नहीं रही है जितनी ये हो रही है यहाँ पे। दुबई में अक्सर ये होता है, और अच्छे अच्छे फील्डर्स कैच छोड़ रहे हैं यार। आपने अक्षर पटेल की कैचिंग देखी है, आपने हार्दिक पांड्या की कैचिंग देखी है, शिवम दुबे की कैचिंग देखी है, अभिषेक शर्मा इज अ गुड फील्डर यार, बट कैच छूट रहे हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इस ग्राउंड पे। या तो लाइट्स का इशू है, या ग्राउंड्स जो है वो नॉर्मल प्लेन नहीं है। उबड़ खाबड़ होंगे तो पैर सही जगह से पड़ नहीं रहा है, और या रीच नहीं हो पा रही है, या साइट सही नहीं हो पा रही है। कुछ ना कुछ तो है इस ग्राउंड पे जिसकी वजह से ये कैचेस इतने सारे चल रहे हैं। बट होप करता हूं कि टीम इंडिया इसको ओवरकम करेगी, और अपने जीत से ये सब चीजें सीख करके जाएंगे, ताकि अगले मैचेस में गलतियां कम हो। श्रीलंका के साथ उनका लास्ट लीग मैच है। मैं चाहता हूं यहां पर कुछ बॉलर्स को रेस्ट किया जाए। ठीक है, जसप्रीत बुमराह उसमें से, जसप्रीत बुमराह को रेस्ट मत दो,
आप एक काम कर सकते हो कि आप शिवम दुबे की जगह पर आप रिंकू सिंह को या किसी और को आप मौका दे दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि अगर फाइनल वाले दिन कोई भी अगर अनफिट हो गया या कोई भी अगर किसी का इंजरी आया तो आपके प्लेयर्स रेडी रहे। मैच रेडी रहना बहुत जरूरी है। देखो आप 15 में स्क्वाड में हो या 18 के स्क्वाड में हो, लेकिन मैच रेडी होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको वो अनुभव मिल रहा है कि आप मैच खेल रहे हो। या तो फिर 2-3 बैट्समैन को आप ड्रॉप कर लो। ठीक है, बैट्समैन के तौर पे अगर आप ड्रॉप की बात करूं मैं, तो आप तिलक वर्मा को ड्रॉप करके आप किसी और रिंकू सिंह को आप ले सकते हो, जो आपको मैच फिनिश करके देगा। एक एक उसका सर्टेन रोल होगा, 7वें नंबर पर रिंकू सिंह आए कि हाँ मैच फिनिश करने के लिए इसका रोल हो। लेकिन अब वो बदलाव करने की जरूरत मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि एक रिदम होता है, रिदम के साथ अगर प्लेयर्स चल रहे हैं तो उसको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। बहुत कम जगह ऐसी टीम इंडिया होती है जहां पे वो अनबीटन पहुंचती है और पूरा मैच जीतती है। हम लोग T20I का वर्ल्ड कप अनबीटन जीते, एशिया सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी का जो मैचेस था वो हम अनबीटन और रहे और अनबीटन जीता हम लोगों ने। अब एशिया कप की बारी है। देखो ये जो सीरीज चल रहा है ना, बहुत लोग आएंगे और बोलेंगे यार टीम इंडिया ओमान के साथ पीछे, मतलब पीछे नजर आई, आज बांग्लादेश के साथ पीछे नजर आई। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो टीम दिख रही है ना, ये मेरे को 2003 के वर्ल्ड कप वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम जैसे दिख रही है। अगर आप 2003 के ऑस्ट्रेलिया की जो स्टार्ट हुआ है ना वो आप देखोगे, देखो ऑस्ट्रेलिया फॉर्म फेवरेट थी, किसी को भी ये डाउट नहीं था। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया का मैच पाकिस्तान के साथ हुआ तो 3-4-5 विकेट उसके बहुत जल्दी गिरे। फिर एक कोई आया, खड़ा हो गया एंड्रू साइमंड्स के नाम पे, 300 रन लगाया और निकाल दिया। उसके बाद फिर इंग्लैंड के साथ हुआ जहां पे उसके 90-92 पे 6-7 विकेट गिर गए थे। वो चेस कर रहा था 220-225 रन। माइकल बेवन खड़ा हुआ, एंडी बिकल खड़ा हुआ और मैच को निकाल कर लेके गया। तो ऐसा नहीं है कि वो टीम बहुत मुश्किल से जीत रही है तो बेकार टीम है। आप उस एंगल से आप सोचो, इस एंगल से आप सोचो कि यार ये वो टीम है कि कहीं पे भी रहे, किसी पोजीशन पे रहे, वहां से मैच जिता देती है। आज भी ऐसे ही हुआ। 160-170 रन थे, कम थे इस पिच के हिसाब से, लेकिन कोई ना कोई आया, परफॉर्म किया। जसप्रीत बुमराह आया, खड़ा हुआ, परफॉर्म किया, स्टार्टिंग में ही विकेट निकाल करके दिया। उसके बाद स्पिनर्स ने लाइन लगा दिया। स्पिनर्स की भी ओमान वाले मैच में बहुत वो हाराकिरी हो रही थी कि स्पिनर्स अच्छा बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। आज उसका भी कसर निकाल दिया उन्होंने। उस 2003 के वर्ल्ड कप की बात करूं तो शायद न्यूजीलैंड वाला भी मैच था जहां पर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग कर रहा था और 6-7 विकेट उसके गिर गए, 5-6 विकेट गिर गए थे उसके उसमें भी 100, 120, 150 रन सेन मॉन्ड ने कहर डाल दिया था। लेकिन फिर कोई खड़ा हुआ, 220-230 लेकर के गया और मैच को निकाल दिया। सेमीफाइनल में श्रीलंका के अगेंस्ट में 250-240 रन बना पाई थी ऑस्ट्रेलिया और फिर श्रीलंका को ऐसा धो दिया कि वो फाइनल पहुंच गए। तो ये उठा पटक चलते रहता है। इसका ये मतलब नहीं कि टीम बुरी है। ठीक है, आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है कि एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि ये टीम जो है वो हर मैच में 250 पौने 300 करेगी। नहीं होते हैं ऐसा। और मैं ये रीजन भी बता देता हूँ। जब आप किसी के साथ टूर्नामेंट खेलते हो ना, मतलब मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होता है, तो वहां पर रन बनाना इतना आसान नहीं होता। बायलेटरल खेलते हो तो आपको पता है कि ये प्लेयर आएगा, ये 5 प्लेयर बॉलर से उसके और इस बॉलर पे हमको टारगेट करना है। आप उसको गिरा सकते हो। आप उसको 1-0 अगर आप उससे अप हो या 2-0 उससे आप अप हो तो बॉलर्स के ऐसे ही मोरल डाउन होता है और आप खड़े खड़े खेलते 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 आप पहुंच जाते हो। लेकिन जब मल्टीनेशनल टूर्नामेंट आता है ना, तो एक दिन आपको पाकिस्तान के साथ भिड़ना है, एक दिन आपको श्रीलंका के साथ भिड़ना है, तो हर मैच में आपको अलग प्लानिंग करनी होती है। और बीच में अगर 1-2 विकेट गिर गए तो उस बॉलर के पास ना, मतलब उस टीम के पास बॉलर्स की कमी नहीं होती है कि वो बॉलर को ले आए और आपका तहस नहस कर दे। जो आप टारगेट 200 का सोच रहे थे वो आप फिर 160-150 पे पहुंच जाओगे। तो इसलिए मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में ये बहुत मुश्किल होता है कि 200, 250, पौने 300 रन बनाना। बायलेटरल में बन जाएंगे। अभी इंग्लैंड ने 300 रन ठोका ना बायलेटरल में, बट इंग्लैंड को बोल दो कि वर्ल्ड कप में आकर के इस तरीके से परफॉर्मेंस करना है तो वो नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मल्टीनेशनल में आपको हर दिन अलग टीम के साथ भिड़ना है और अलग माइंडसेट के लोगों के साथ भिड़ना है। किसी एक टीम को घेरना आसान है, रादर की सब टीम को मिला करके।
इसीलिए इंग्लैंड लास्ट के 2-3 वर्ल्ड कप आप देखोगे उठा करके 2022 के बाईस के T20 वर्ल्ड कप के बाद किसी भी वर्ल्ड कप में वो धमाकेदार परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, क्योंकि सभी का माइंडसेट वही हो गया कि मेरे को आना है, मारना है, मारना है। हर टीम के साथ नहीं लग सकता है ना दोस्त, बायलेटरल में लग जाएगा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में लगना बहुत मुश्किल है। सो विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। टीम इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अपना जो रूथलेस अप्रोच है वो कायम रखेंगे, श्रीलंका वाले मैच में भी और फाइनल वाले मैच में भी। तब तक आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे, जहां पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बारे में। क्या स्ट्रैटेजी होगी बांग्लादेश की, क्या स्ट्रैटेजी होगी पाकिस्तान की, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, या क्या प्लानिंग है, उस पर हम सारा कुछ बात करेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।